हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं डॉक्टर प्रीति गुप्ता आज एक बार फिर आपके सामने मौजूद हूँ एक नई वीडियो के साथ। और असहयोगी या असहगामी सामाजिक प्रक्रियाओं के अंतर्गत हमारा आज का टॉपिक संघर्ष, और आज हम इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। और इसके अंतर्गत हम बात करेंगे संघर्ष के अर्थ की, उसके परिभाषाओं की, उसकी प्रकृति की। साथ ही साथ हम डिटेल में डिस्कस करेंगे संघर्ष के प्रकारों को और उसके स्वरूपों को। और साथ ही साथ हम जानेंगे कि संघर्ष के आखिर कारण क्या है और आज की सोसाइटी में या पूरे समाज में संघर्ष का महत्व क्या है। और फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर संघर्ष है क्या। तो मैं आपको बताऊं, संघर्ष को प्रत्येक समाज में एक उसका मौलिक तत्व माना गया है और साथ ही साथ यह एक यूनिवर्सल सोशल प्रोसेस भी है। क्योंकि फ्रेंड्स, समाज चाहे कोई भी हो, किसी काल में भी हो, हम किसी भी काल की बात करें, उसमें संघर्ष की मात्रा कम या ज़्यादा पाई जाती है। यानी कि संघर्ष कम हो या ज़्यादा हो किसी समाज में, लेकिन होता ज़रूर है। क्योंकि पूरी तरीके से संघर्ष रहित समाज की कल्पना करना या कहिए कहीं भी ऐसे समाज को ढूंढना जहां संघर्ष की मात्रा बिल्कुल ना हो, ये पूरी तरह से असंभव है फ्रेंड्स। क्योंकि संघर्ष जो है सामाजिक संबंधों में, समाज में, हर जगह, हर स्थान पर किसी न किसी रूप में मौजूद रहता है। और आज भी प्राचीन काल से लेकर आज तक ये हमारे जीवन की एक वास्तविकता भी बन गई है। और इसीलिए संघर्ष को जो हमारी सोसाइटी है उसे एक सोशल फैक्ट के रूप में स्वीकार करती है, उसे सोशल फैक्ट के रूप में मांगती है। और फ्रेंड्स, प्रत्येक समाज में जो संघर्ष होते हैं उसको प्राचीन काल के विचारकों से लेके आज तक सभी ने उसको एक प्राथमिक तत्व माना है, उसको एक अर्थ की बात करते हैं तो साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं कि जब कोई व्यक्ति या कोई इंसान या कोई ग्रुप अपने टारगेट को पाने के लिए एक हेल्दी कंपटीशन का सहारा ना लेकर, उसको छोड़कर लड़ाई झगड़े का या कहिए हिंसा या उस लड़ाई झगड़े में किसी तरह की धमकी का सहारा लेता है और अपने विरोधियों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, उसे हराने के लिए या उसे समाप्त करने की भी कोशिश करता है, प्रयत्न करता है, तो वहीं से संघर्ष प्रारंभ हो जाता है। क्योंकि जब विरोधी के प्रति घृणा या क्रोध जो है ना अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाते हैं, बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो हम उस पर आक्रमण करने या उसे हानि पहुंचाने की इच्छा हमारे मन में आने लगती है। और वही स्थिति फ्रेंड जो है संघर्ष के रूप में परिलक्षित होती है या कहिए संघर्ष के रूप में परिवर्तित होती है। और संघर्ष में साधनों पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता है जितना उसके साध्यों पर, यानी लक्ष्य प्राप्ति पर। जो टारगेट है यानी हमें व्यक्ति का जो नुकसान करना है, हम उस पर अधिक ध्यान देते हैं, ना कि हम इस बात पर ध्यान देते हैं कि हम किस तरीके से उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि संघर्ष में जो है साधनों पर ध्यान न देकर साध्य पर ध्यान देते हैं। यानी हम शॉर्ट में कह सकते हैं इसके अर्थ के रूप में कि जब कोई व्यक्ति या समूह अपने किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपने विरोधियों को नुकसान पहुंचाने, उनको नष्ट करने, उसके हितों को चोट पहुंचाने या उसके कार्यों में बाधा डालने का प्रयत्न करता है, तो हम इसे संघर्ष के नाम से पुकारते हैं। और ऐसे प्रयत्नों में शक्ति, हिंसा, प्रतिकार या विरोध का सहारा लिया जाता है और इनकी सहायता से अन्य व्यक्तियों या समूहों के लक्ष्य प्राप्ति के मार्ग में बाधा उत्पन्न की जाती है। और अब बात करते हैं संघर्ष की परिभाषाओं की। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम परिभाषाओं में बात करेंगे गिलिन और गिलिन की। गिलिन और गिलिन ने लिखा है कि संघर्ष वह सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अथवा समूह अपने लक्ष्यों की प्राप्ति विरोधी को प्रत्यक्ष हिंसा या हिंसा की चुनौती देकर करते हैं। वहीं A.W. ग्रीन कहते हैं कि संघर्ष दूसरे या दूसरों की इच्छा के विरोध, प्रतिकार या बलपूर्वक रोकने के विचारपूर्वक प्रयत्न को कहते हैं। और मैकाइवर और पेज के अनुसार सामाजिक संघर्ष में वह सभी क्रियाकलाप सम्मिलित हैं जिनमें मनुष्य किसी भी उद्देश्य के लिए एक दूसरे के विरुद्ध लड़ते हैं। तो फ्रेंड्स, संघर्ष के अर्थ एवं उसकी परिभाषाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए बल प्रयोग या हिंसा की धमकी द्वारा दूसरों की इच्छाओं को दबाना या उनके उद्देश्यों की प्राप्ति के रास्ते में बाधा उत्पन्न करना, रोड़ा उत्पन्न करना ही संघर्ष है। क्योंकि
किंग्सली डेविस के अनुसार जहाँ पर प्रतिस्पर्धियों का ध्यान प्रतिस्पर्धा से हटाकर यानी कंपटीशन से हटाकर प्रतिद्वंदियों यानी कॉम्पिटिटर्स पर केंद्रित हो जाता है तो वहीं पर संघर्ष प्रारंभ हो जाता है। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं संघर्ष की प्रकृति की, यानी कि उसके नेचर की, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो फ्रेंड्स, आप जान लीजिए कि संघर्ष के लिए कम से कम 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों अथवा ग्रुप्स का होना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात, संघर्ष जो है एक वैयक्तिक यानी एक पर्सनल प्रोसेस है, क्योंकि संघर्ष उद्देश्य की अपेक्षा व्यक्ति पर अधिक ध्यान देता है। वहीं संघर्ष जो है एक चेतन प्रक्रिया है, चेतन माने कॉन्शियस प्रोसेस है, जिससे व्यक्ति का संघर्ष होता है वह उसके प्रति हमेशा ही चेतन और सजग यानी कि अवेयर रहता है। और फ्रेंड्स, अगली बात, संघर्ष एक अनिरंतर प्रक्रिया है। अनिरंतर यानी कि संघर्ष एक ऐसा प्रक्रिया है जो निरंतर नहीं चलती रहती। एक बार संघर्ष करने के लिए बहुत बड़ी शक्ति का संचय करना पड़ता है, शक्ति इकट्ठी करनी पड़ती है। इसीलिए संघर्ष जो है एक कंटिन्यूअस चलने वाला प्रोसेस नहीं है। और फ्रेंड्स, इसका अंतिम पॉइंट है कि संघर्ष एक यूनिवर्सल प्रोसेस है, यानी एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। क्योंकि फ्रेंड्स, मनोवैज्ञानिकों का मानना है या कहिए उनका कहना है कि किसी न किसी रूप में संघर्ष प्रायः सभी व्यक्तियों में और सभी समाजों में पाया जाता है। और फ्रेंड्स, अब बारी आती है संघर्ष के प्रकारों की, यानी टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट की। तो फ्रेंड्स, मैकाइवर और पेज ने संघर्ष के 2 प्रकार बताए हैं, प्रत्यक्ष संघर्ष और अप्रत्यक्ष संघर्ष। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं प्रत्यक्ष संघर्ष को। तो फ्रेंड्स, जो प्रत्यक्ष संघर्ष यानी डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट होता है, उसमें व्यक्ति और समूह के बीच होने वाले आमने सामने के झगड़े को, संघर्ष को ही हम जो है प्रत्यक्ष संघर्ष कहते हैं। यानी 2 व्यक्ति या उससे अधिक व्यक्ति आमने सामने आकर झगड़ा करें, लड़ाई करें, संघर्ष करें, या फिर 2 ग्रुप्स एक दूसरे के सामने मौजूद होकर लड़ाई झगड़ा हिंसा दंगा करें। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार के जो संघर्ष में लोग जो शामिल होते हैं उन्हें हम जो है प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्टली देख सकते हैं। जैसे 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों में, जातियों में, 2 संप्रदायों में, या 2 या 2 से अधिक राष्ट्रों में यानी देशों के बीच होने वाली जो मारपीट है, हत्या है, झगड़े हैं, दंगे हैं, युद्ध हैं, ये सब जो हैं इसी श्रेणी में आते हैं, यानी प्रत्यक्ष संघर्ष की श्रेणी में आते हैं। क्योंकि यहाँ 2 पक्ष एक दूसरे के प्रत्यक्ष संपर्क में आकर यानी डायरेक्टली एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा शुरू कर देते हैं। वहीं अप्रत्यक्ष संघर्ष में क्या होता है? अप्रत्यक्ष संघर्ष में 2 विरोधी यानी 2 अपोजिट आइडियोलॉजी के ग्रुप्स जो हैं एक दूसरे के डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं आते, एक दूसरे के आमने सामने नहीं आते हैं, लेकिन इस प्रकार से काम करते हैं कि एक दूसरे के हितों को, उनके लाभों को, उनके टारगेट्स हैं, उनके लक्ष्यों की पूर्ति में जो बाधा है वो क्रिएट कर सकें। जैसे अनियंत्रित प्रतिस्पर्धा या विभिन्न राष्ट्रों के बीच चलने वाला शीत युद्ध, कोल्ड वॉर जिसे कहते हैं, ये जो है ना एक अप्रत्यक्ष संघर्ष के ही उदाहरण है। इसमें क्या है, हम हिंसा का प्रयोग डायरेक्टली नहीं करते, हिंसा के प्रयोग की इच्छा रहती है, दूसरे को नुकसान पहुंचाने की इच्छा रहती है, लेकिन वो सामने से जाके डायरेक्टली अभिव्यक्ति उसकी हम नहीं कर पाते, व्यक्ति उसकी अभिव्यक्ति नहीं कर पाता, और अप्रत्यक्ष तरीके से यानी इनडायरेक्टली दूसरे पक्ष को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाती है। सामान्यतः ऐसा बिजनेस ग्रुप्स के बीच देखा जाता है, जैसे 2 उद्योगपति आपस में एक दूसरे को अपना राइवल मानते हैं और एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की या कोशिश करते हैं। तो उस तरह की जो उदाहरण है, इस तरह के जो उदाहरण है वो अप्रत्यक्ष संघर्ष के ही उदाहरण है। वहीं संघर्ष के प्रकारों में फ्रेंड्स, लेविस कोजर ने 2 प्रकार के संघर्षों का उल्लेख किया है, वास्तविक और अवास्तविक, जबकि किंग्सले डेविस ने भी संघर्ष के 2 ही प्रकारों का उल्लेख किया है, आंशिक संघर्ष और पूर्ण संघर्ष। आंशिक संघर्ष यानी पार्शियल कॉन्फ्लिक्ट में किंग्सले डेविस कहते हैं कि यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्तियों या समूहों के बीच टारगेट डिसाइड होते हैं, यानी लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं, लेकिन उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के जो साधन होते हैं उनके बारे में उनमें विवाद रहता है, और यह विवाद की स्थिति ही आंशिक संघर्ष कहलाती है। जबकि पूर्ण संघर्ष यानी टोटल कॉन्फ्लिक्ट्स को किंग्सले डेविस इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि जिनमें ना किसी प्रकार का समझौता हो सकता है और ना ही किसी अन्य तरीके से
संघर्ष से बचने का कोई प्रयास ही होता है, बल्कि यह संघर्ष का एक ऐसा रूप है, ऐसा तरीका है जिसमें व्यक्ति अपने टारगेट को सीधे अपने शारीरिक बल के माध्यम से यानी फिजिकल फोर्स के द्वारा जो है प्राप्त करने का, उसको पाने का ट्राई करता है। और फ्रेंड्स, अब बात करते हैं संघर्ष के स्वरूपों की यानी फॉर्म्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स की। ग्लिन और ग्लिन ने संघर्ष के टोटल 5 स्वरूपों का उल्लेख किया है, जिसमें वैयक्तिक संघर्ष, प्रजातीय संघर्ष, वर्ग संघर्ष, राजनीतिक संघर्ष और अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों की बात की है। तो फ्रेंड्स, अब हम संघर्ष के स्वरूपों पर डिटेल में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उसके वैयक्तिक स्वरूप की यानी पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट की। फ्रेंड्स, आपसी हितों के टकराने से दो व्यक्तियों के बीच होने वाले संघर्ष को जो है हम वैयक्तिक संघर्ष के अंतर्गत रखते हैं। और ऐसे संघर्ष में विरोधियों में एक दूसरे के प्रति घृणा, नफरत या शत्रुता का भाव इस हद तक पाया जाता है कि वो एक दूसरे को फिजिकली हार्म पहुंचाने की भी कोशिश करते हैं या प्रयास करते रहते हैं। व्यक्ति प्रारंभ में अपने विरोधी से घृणा करता है, उसे नीचा दिखाने की कोशिश करता है या उसे डराता है, धमकाता है, यहाँ तक कि वो मारपीट तक पर उतर आता है। तो इस तरह का जो स्वरूप होता है झगड़े का या संघर्ष का, उसे हम वैयक्तिक स्वरूप के अंतर्गत रखते हैं। और वैयक्तिक संघर्ष जो है प्रमुखता पैसे के लिए, महिला के लिए, ज़मीन जायदाद के लिए लेकर होते हैं। तो इस प्रकार के, लेकिन फ्रेंड, इस प्रकार के संघर्षों में जो कोई निरंतरता नहीं होती, ये कंटिन्यूटी में नहीं रहते हैं। ये एक समय के लिए होते हैं, फिर समाप्त हो जाते हैं और पुनः ऐसी कोई स्थिति होने पर वो फिर से उत्पन्न हो जाते हैं। वहीं जब हम प्रजातीय संघर्ष की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो प्रजातीय संघर्ष जो है समूहगत संघर्ष की श्रेणी में आता है। जब एक प्रजाति और दूसरी प्रजाति में शारीरिक भिन्नताएं होती हैं और उनमें ये अंतर स्पष्ट क्लियर दिखाई पड़ता है, और जब दो भिन्न शारीरिक अंतर वाली प्रजातियां जो हैं एक दूसरे के संपर्क में आती हैं, तो उनमें अक्सर उनमें जो है संघर्ष या कहिए लड़ाई झगड़े भड़क उठते हैं। और जब इस तरह की भिन्नताओं के कारण जब लड़ाई झगड़ा होता है, तब जो है उसे हम प्रजातीय संघर्ष की श्रेणी में रखते हैं। और वहीं फ्रेंड्स, तीसरा पॉइंट आता है वर्ग संघर्ष का। वर्ग संघर्ष में हम कह सकते हैं, यहाँ अगर वर्ग संघर्ष की बात करें और कार्ल मार्क्स की बात ना करें तो शायद हमारा वर्ग संघर्ष अधूरा रह जाता है, क्योंकि कार्ल मार्क्स के अनुसार आज तक अस्तित्व में रहे समाज का इतिहास वर्ग संघर्ष का ही इतिहास है। फ्रेंड्स, पूंजीपति वर्ग या उच्च वर्ग के पास प्रतिष्ठा और धन, जबकि श्रमिक या निम्न वर्ग के पास संख्या, संगठन और श्रम की शक्ति होती है। और इन दोनों वर्गों के हितों को जब आपस में टकराते हैं तो हड़ताल होती है, घेराव होता है, तालाबंदी होती है, तोड़फोड़ होती है, यहाँ तक कि मारपीट तक की घटनाएं होती हैं। तो जब ये विभिन्न वर्गों के बीच, चाहे आर्थिक लाभ के लिए, राजनीतिक शक्ति दिखाने के लिए या सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए, जब इस तरह के संघर्ष होते हैं, तो उन संघर्षों को जो है वर्ग संघर्ष की श्रेणी में रखा जाता है। संघर्ष का अगला स्वरूप है राजनीतिक संघर्ष। और राजनीतिक संघर्ष भी दो प्रकार का होता है। एक ही देश के अनेक राजनीतिक दलों के बीच होने वाला संघर्ष, यानी एक देश में जो विभिन्न राजनीतिक पार्टियां पाई जाती हैं, उनके बीच में जो संघर्ष होता है। दूसरा, विश्व के विभिन्न राष्ट्रों के बीच होने वाला संघर्ष। तो फ्रेंड, जो विश्व के विभिन्न राष्ट्रों के बीच होने वाला संघर्ष है, उसे हम अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष तो कहते हैं, लेकिन ये संघर्ष वो संघर्ष नहीं होता जिसमें युद्ध हो, यानी वॉर हो, आमने सामने की लड़ाई हो। ये वह राजनीतिक संघर्ष के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष वह संघर्ष है जिसमें संघर्ष राजनीतिक स्तर पर, कूटनीतिक स्तर पर, वैचारिक स्तर पर किया जाता है। वहीं संघर्ष के स्वरूप का अगला और अंतिम पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष यानी इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट। फ्रेंड्स, इस प्रकार का संघर्ष सामूहिक संघर्ष का ही एक प्रकार कहा जा सकता है, क्योंकि विभिन्न राष्ट्रों के बीच समय समय पर होने वाले युद्ध अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष के ही उदाहरण है। यानी जब आमने सामने की लड़ाई होती है, जैसे वर्तमान में रूस और यूक्रेन के बीच जो है लड़ाई चल रही है, वह एक अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष का ही उदाहरण है। तो हम बात करते हैं संघर्ष के कारणों की। तो फ्रेंड, जब लोग एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, उनमें आपस में कम्युनिकेशन होते हैं, तो उनमें संघर्ष भी होता है।
और वो संघर्ष किन कारणों पर होता है, अब हम उनकी चर्चा करते हैं। तो सबसे हम पहले बात करते हैं व्यक्तिगत भिन्नताओं की, यानी इंडिविजुअल डिफरेंसेस की। तो फ्रेंड्स, प्रत्येक व्यक्ति में शारीरिक गठन, बौद्धिक क्षमता, उसकी आदत, उसकी मनोवृत्तियाँ, उसकी अभिवृत्तियाँ, उसके मूल्य, उसके दृष्टिकोण, उसके नेचर, उसके बिहेवियर के आधार पर जो है बहुत सारे अंतर होते हैं। क्योंकि किसी में क्रोध की भावना अधिक होती है, तो कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा सहनशील होता है। और जब भिन्न भिन्न क्षमताओं या भिन्न भिन्न विशेषताओं के लोग एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, तो आपस में प्रॉपरली एडजस्टमेंट उनमें नहीं हो पाता, और कई बार यही स्थिति संघर्ष का कारण बनती है। दूसरी बात आती है सांस्कृतिक भिन्नताओं की, यानी कल्चरल डिफरेंसेस की। तो फ्रेंड्स, इतिहास बताता है हमारा कि विश्व में धार्मिक या सांस्कृतिक भिन्नताओं के कारण अनेकों अनेकों बार संघर्ष हुए हैं, जिसमें हजारों लाखों लोग जो हैं वो मौत के घाट उतार दिए गए हैं। साधारणतः जब दो विरोधी संस्कृति वाले लोगों के बीच समन्वय नहीं हो पाता है, वो एक दूसरे के बीच कांटेक्ट करते हैं और कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं होता, उनके बीच समन्वय नहीं होता, तब उनके बीच संघर्ष की संभावना बढ़ती चली जाती है, और वो संघर्ष जो है सांस्कृतिक भिन्नता के कारण ही होता है। फ्रेंड्स, अगला पॉइंट है हमारा परस्पर विरोधी स्वार्थों के टकराव के कारण, यानी कि हम कह सकते हैं जो क्लैशिंग इंटरेस्ट, उनके जो आपस में इंटरेस्ट क्लैश करते हैं एक दूसरे के। तो फ्रेंड, इसमें व्यक्ति के या समूह के स्वार्थ जो हैं एक दूसरे से भिन्न होते हैं, और उन स्वार्थों की भिन्नता के कारण, उनमें अंतर के कारण, या कह सकते हैं कि परस्पर विरोधी स्वभाव या परस्पर विरोधी स्वार्थ जो है अक्सर संघर्ष का कारण बनता है। क्योंकि हमारे हित अलग अलग होते हैं, और जब हित अलग अलग होते हैं और जब वो आपस में टकराते हैं, तो वो संघर्ष की स्थिति को उत्पन्न करते हैं। जैसे हम कह सकते हैं वर्तमान में आर्थिक विषमता, यानी जो इकोनॉमिकल डिफरेंसेस हैं, वो उनके बढ़ने से संघर्ष बेहद बढ़ चुका है। यानी जो वर्तमान में जो आर्थिक विषमताएं हैं, या कहिए आर्थिक अंतर है, इनका बढ़ना संघर्ष का एक प्रमुख कारण बनता जा रहा है। और अगर हम केवल भारत की बात करें, तो भारत में आर्थिक विषमताओं के अलावा जातीय संघर्ष के पीछे भी स्वार्थों का टकराव भी है। तो वो स्वार्थों का टकराव भी जातीय संघर्षों के लिए एक प्रमुख कारण बन जाता है, या कहिए एक प्रमुख उत्तरदायी कारक है। इसके बाद बात आती है फ्रेंड सामाजिक परिवर्तन, यानी सोशल चेंजेस की। तो फ्रेंड, जब किसी समाज में तेजी से परिवर्तन आता है, तो संबंधों की जो पुरानी व्यवस्था है, या जो समाज की पुरानी व्यवस्था है, वो बहुत तेजी से अस्त व्यस्त होने लगती है, और समाज जो है अलग अलग समूहों में बट जाता है। क्योंकि पुरानी पीढ़ी या पुराने लोग जो हैं वो परंपरावादी मूल्यों के साथ रहना चाहते हैं, जबकि जो नई पीढ़ी है, जो नई जनरेशन है, वो नए मूल्यों के अनुसार अपना जीवन चलाना चाहती है, और विचारों का यही टकराव उनमें जो है संघर्ष का एक प्रमुख कारण बनता है। और अंत में हम बात करते हैं संघर्ष के महत्व की, कि हमारी सोसाइटी में भी संघर्ष का कोई महत्व भी है, उसकी अपनी एक अलग इम्पोर्टेंस है। तो फ्रेंड्स, कुछ विद्वानों ने संघर्ष को एक महत्वपूर्ण सामाजिक प्रक्रिया माना है, और समाज में संघर्ष का क्या महत्व है, इस संबंध में दो विचारधाराएं प्रमुख प्रचलित हैं। एक संघर्षवादी विचारधारा, जिसे हम रेडिकल या आमूलचूल परिवर्तनवादी विचारधारा भी कहते हैं, और दूसरा समन्वयवादी विचारधारा या संरचनात्मक प्रकार्यात्मक विचारधारा। फ्रेंड्स, संघर्षवादी विचारधारा के समर्थक अरस्तु, हॉब्स, हीगल, मार्क्स, लॉकवुड और डेरेनडॉर्फ आदि हैं। और इस विचारधारा से संबंधित विद्वानों के अनुसार संघर्ष जो है वो एक स्वाभाविक सामाजिक प्रघटना है, ना कि कोई अस्थायी या असामान्य घटना। क्योंकि इनकी मान्यता है कि समाजों में पाई जाने वाली अभाव की स्थिति के कारण ही संघर्ष उत्पन्न होता है। क्योंकि एक वर्ग के पास शक्ति और अधिकार होते हैं, और दूसरा वर्ग जो इनसे वंचित होता है, जिन्हें ये प्राप्त नहीं होता है, वो इन अधिकारों को या इन शक्तियों को प्राप्त करने के लिए संघर्ष करता है। यानी शक्तिशाली वर्ग कमजोर वर्ग पर आधिपत्य रखता है और उसका शोषण करता है, और यही शोषण जो है संघर्ष का प्रमुख कारण बनता है। फ्रेंड्स, इस विचारधारा के अनुसार संघर्ष इसलिए महत्वपूर्ण है कि वह परिवर्तन लाने में विशेष योग देता है अपना, यानी इस विचारधारा से जो है समाज में परिवर्तन आता है।
वहीं समन्वयवादी या संरचनात्मक प्रकार्यात्मक विचारधारा के समर्थक प्लेटो, रूसो, कॉम, दुर्खीम आदि ने समाज में व्यवस्था या यथास्थिति बने रहने की बात पर विशेष जोर दिया है। वे विद्वान जो हैं संघर्ष को समाज व्यवस्था के लिए बाधक मानते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने संघर्ष पर यानी कॉन्फ्लिक्ट पर बहुत डिटेल में डिस्कशन किया है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, और अगर आपको इसकी जानकारी महत्वपूर्ण लगे, आपके लिए लाभप्रद हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।